गुड आफ्टरनून क्लास। सो अगेन हम लोग आपके बीच में हैं अपनी पॉलिटी सीरीज को लेकर के ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून के माध्यम से, जहां हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी पॉलिटी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। और अपनी अभी तक की 2 क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहां हमने जाना कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, कैसे भारत के संविधान बनाने की शुरुआत हुई और किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। वहीं अपनी अपनी दूसरी वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बनाया गया और भारत से संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। तो अगर आपने अभी तक वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप वहां पे जाइए, उनको समझिए, क्योंकि उसी लीक में आगे चलते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कायदे से आज से हम लोगों ने अपना जो पॉलिटी सीरीज है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 स्टार्ट कर दिया है। और जैसे कि आप सबके सामने है लिखा हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में, जो भारतीय संविधान में किसकी बात कर रहा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है भारतीय संविधान का। आर्टिकल फर्स्ट अनुच्छेद 1 क्या कहता है भारतीय संविधान का। तो यहां पे लिखा हुआ है कि नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ सकता है वो आ सकता है कि ये संघ किसे कहते हैं, संघ, यूनियन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, कि ये संघ है, होता क्या है, यूनियन कहते किसको है। हम लोग अक्सर जब अपने भारत के बारे में बात करते हैं, अपने देश के बारे में बात करते हैं, तो हम इसे कहते थे राष्ट्र, भारत राष्ट्र। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहीं पर भी भारत के लिए एक राष्ट्र शब्द का प्रयोग न करके संघ शब्द का प्रयोग किया, यूनियन वर्ड का प्रयोग किया। अभी बड़ी कंट्रोवर्सी भी थी जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बारे में बात किया दिया था कि इंडिया इज अ यूनियन, इंडिया इज नॉट अ नेशन। तो वो शायद इसी की बात करना चाह रहे थे, लेकिन शायद उसने भाव को स्पष्ट ना कर सके, जिस कारण बड़ा हो हल्ला रहा। खैर, उनको अगर छोड़ भी दे तो हम देखें कि ये यूनियन वर्ड का मतलब होता क्या है। तो जैसे हम बात करते हैं यूनियन की, तो जैसे हम भारत के बारे में यूनियन वर्ड का यूज कर रहे हैं, आपने सुना होगा एक और कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी यूनियन वर्ड की बात करती है। अक्सर हम लोग यूनियन की बात करते हैं। यूनियन जैसे आपने सुना होगा स्टूडेंट यूनियन, टीचर्स यूनियन, टैक्सी यूनियन। यूनियन मतलब संघ, जो बहुत सारे, जैसे टैक्सी संघ है तो बहुत सारे टैक्सी मालिकों का एक संघ है। जैसे स्टूडेंट यूनियन है तो स्टूडेंट्स का एक क्या है, संघ है, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है। वैसे जब भी हम यहाँ पे यूनियन की बात कर रहे हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो हम कहना चाह रहे हैं, यानी कि बोला भैया बहुत सारे राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या होगा, बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर के बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इतनी सी बात होती तो शायद हम इसको इतना हाईलाइट नहीं करते। यूनियन की जो परिभाषा है उसमें हमें और अमेरिका के बीच में भी एक क्लियर लाइन खींची हुई है। क्या लाइन खींची हुई है, अमेरिकी संघ, अमेरिका का जो यूनियन है और इंडिया का जो यूनियन है, इसमें भी एक बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है, भारतीय संघ जिसकी बात कर रहा है वो कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। इसमें जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे स्टेट का मतलब किससे है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये जितने भी स्टेट्स हैं, इन सब को मिलाकर के भारत का राज्य क्षेत्र बनेगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र में जो राज्य क्षेत्र बनेगा वो सारे स्टेट्स को मिलाकर के बनेगा। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा कह रहा है क्या कि राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर, इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और साथ ही हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जैसे लद्दाख, जैसे दिल्ली, जैसे चंडीगढ़, जैसे दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जैसे लक्षद्वीप, जैसे पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। ये हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो बोला भारत के जब हम राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें एक तो बोला भैया क्या है कि एक तो हमारे पास जितने स्टेट है, यानी कि 28 स्टेट्स का इलाका जितना है वो सब हमारा राज्य क्षेत्र है। दूसरा जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबको मिलाकर के भी हमारा क्या बनेगा, क्षेत्र बनेगा, यानी कि भारत में ये सारे के सारे इलाके काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा एक और बात लिखी है, कोई भी क्षेत्र जो भारत द्वारा अधिकृत किया जाए, एनी टेरिटरी दैट मे बी ऑक्यूपाइड, यानी कि कल को अगर भारत सरकार चाहे किसी क्षेत्र को अपने आप में मिलाना तो वो भी भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा। तो यानी कि जब हम बात कर रहे हैं संघ का नाम वो उसका राज्य क्षेत्र, तो सबसे पहले जब हम राज्य क्षेत्र को पकड़ के चल रहे हैं तो राज्य क्षेत्र क्या कहना चाह रहा है कि भारत का राज्य क्षेत्र कहां तक है, भारत की टेरिटरी कहां तक है। तो बताया गया कि जितने भी भारत के स्टेट्स हैं वो सब भारत का राज्य क्षेत्र है।
जितने भी भारत की यूनियन टेरिटरीज हैं वो सबका सब भारत का राज्य क्षेत्र है। और इसके अलावा एक छूट भी हमने दे रखी है कि कल को अगर कोई इलाका हम भारत में मिलाना चाहें जो आज भारत का पार्ट नहीं है, तो वो भी उस दिन के बाद से भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा। क्लियर है? ये तो हुई बात राज्य क्षेत्र की। अब हम आते हैं इसमें कि जो संघ की बात हो रही है, राज्य क्षेत्र को अगर हम डिफाइन कर भी लें, यहाँ पे फोकस करने वाली बात है यूनियन। हमने बताया कि यूनियन जो होता है संघ होता है, इन सबको मिलाकर के बनता है। लेकिन अमेरिकी संघ में और भारतीय संघ में एक बेसिक मूल अंतर बताया जाता है। वो अंतर है क्या? वो अंतर इतना भर है कि अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों से मिलकर के बने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया भी यूनियन है, क्लियर है। लेकिन भारतीय संघ कहता है अमेरिकी संघ से हट के बात। जैसे अमेरिकी संघ कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी राज्य जो है वो हमें मिल गया, हमारा संघ का निर्माण हो गया, लेकिन हम ये छूट देते हैं कि कल को कोई भी राज्य अगर चाहे तो वो हमसे अलग भी हो सकता है। यानी कि जैसे टेक्सास के बारे में बड़ी खबरें चलती हैं कि टेक्सास बड़ा नाराज रहता है, ये रहता है। टेक्सास अगर कल को चाहे अमेरिका से आजाद होना, तो सैद्धांतिक तौर पर उसकी इस बात को माना जाएगा, क्योंकि अमेरिकी संघ कानूनी तौर पर, कागजी तौर पर तो इस बात की अनुमति देता ही है। उसकी बात पूर्ण तरीके से गलत नहीं बोली जा सकती। लेकिन इंडिया इस बारे में बात नहीं करता। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है एक बार आ गए आ गए। हमारे यहाँ 7 जन्म वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना, बीवी भी कहीं नहीं जा सकती है, 7 जन्म बोला, ये तो छोड़ दे बोला इस बार की बात। लेकिन स्टेट्स अमेरिका में ये छूट है, भारत में ये छूट नहीं है। भारत में केवल एक रास्ता है, आप हमारे पास आ सकते हैं, एक बार आप संघ का पार्ट हो गए तो आप वापस नहीं जा सकते। यानी कि भारत में सिर्फ आप आ सकते हैं। भारत राज्यों का कैसा संघ है? भारत राज्यों का ऐसा संघ है जिसके अंदर से किसी भी स्टेट को वापस जाने की छूट नहीं है। जैसे हम लोग कई बार कुछ लोगों के मुंह से नारे सुन लेते हैं, जो थोड़ा कम अकल लोग होते हैं वो अक्सर नारे लगा देते हैं कि हमको चाहिए आजादी, कश्मीर में चाहिए आजादी, असम मांगे आजादी। नहीं मिल सकती आजादी, नहीं मिलेगी आजादी। क्यों नहीं मिलेगी? ताकत ही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान इसके लिए किसी सरकार को अलाउ ही नहीं कर सकता। इसीलिए कोई चाह करके भी नहीं दे सकता। अगर किसी के मन में ख्याल है कि कल को फला प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारे पास ये पावर आ जाएगी कि हम इसको अलग कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, अरे बाबा नहीं, ये ताकत नहीं है आपके पास। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब हम इंडियन यूनियन की बात कर रहे हैं और उसकी टेरिटरी की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जितने भी भारत के स्टेट हैं वो सब भारत का राज्य क्षेत्र है, जितनी यूनियन टेरिटरी है वो सब भारत का इलाका है। और ऐसे इलाके जो भविष्य में भारत अपने अंदर रखना चाहे या फिर कल को भारत का हिस्सा बन जाती हैं, उन सबको ही भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा और इनमें से किसी को भी वापस जाने की अनुमति नहीं होगी। क्लियर है? ठीक, कंफ्यूजन लगे फिर से रुकना है, पीछे जाना है, देखना है क्या है। आर्टिकल फर्स्ट, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने बोला भैया हमने संघ को समझ लिया। संघ मतलब जो स्टेट्स को मिलकर के बने, लेकिन कैसा है भारत का संघ? जहां से वापस जाने की अनुमति नहीं है। दूसरा हमने कहा कि इसमें देखा राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र में हमने बताया कौन कौन सी चीजें आती, तो हमने कहा ये 3 पॉइंट इसके अंदर आते हैं। अब एक और चीज इसमें आपको दिखती है, नाम, संघ का नाम। अब ठीक है, हम लोगों ने संघ बना दिया, हमने उस संघ को इस तरीके से भी डिफाइन कर लिया कि यहां सिर्फ एक तरफा रास्ता है, आप आ सकते हैं लेकिन आप वापस नहीं जा सकते। लेकिन इसमें एक और चीज है कि संघ का नाम क्या हो, व्हाट शुड बी द नेम। और यहीं पे हमने दोनों नामों को अपने डिफाइन किया है, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत। एक्चुअल में हुआ क्या, जब संविधान सभा की डिबेट चल रही थी तो उसमें बहुत सारे लोगों का मानना यह था कि इसका नाम इंडिया रखा जाए, कुछ लोगों का मानना था इसका नाम भारत रखा जाए। दोनों के अपने अपने तर्क थे। जैसे भारत वालों का तर्क क्या था? भारत वालों का तर्क था कि ये जो देश है ये कई वर्षों से बना हुआ है, कई वर्षों का इसका इतिहास है। अरे वास्को डिगामा जब भारत आया तो उससे पहले भी वो भारत को खोजता हुआ आ रहा है, यानी कि भारत का इतिहास उनके यहाँ आने से बहुत पहले से है, हमारी गुलामी की दास्ता से बहुत पहले से है। इसके अलावा हम देखें कि पूरा पाषाण काल से यहाँ पे सभ्यताएं रही हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन रही है, बहुत सारी सिविलाइजेशन यहाँ पे रही है। तो ऐसे में हम क्यों किसी नए नाम को अडॉप्ट करें? ऐसे में जो हमारा जो पुरातन नाम है, भारत जो नाम है, उसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए। ये कुछ लोगों का तर्क था। कुछ लोगों का तर्क था कि जिस भारत के बारे में बात हो रही है वो पूरी तरीके से अपने आप में सबको समझौता नहीं है। जैसे उसमें साउथ इंडिया के पार्ट का जिक्र नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट का काफी हद तक जिक्र नहीं है। तो ऐसे में बोला भैया हम जो बना रहे हैं नया भारत बन रहा है, नई परिस्थितियों में बन रहा है, और ऐसे में 200 सालों से जिस नाम से दुनिया इसे पहचानती है हमें इसे इंडिया नाम देना चाहिए। इस डिबेट के बीच में ये हल निकाला गया कि जब संघ के नाम की बात रखी जाए तो इंडिया और भारत दोनों को ही स्वीकार कर लिया जाए। इंडिया दैट इज भारत, भारत जो कि इंडिया है, ये मान लिया गया। और इसी को, तीनों चीजों को अपने में समेटे हुए बनता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद पहला, जो कहता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब अगर हम इसको समझे तो नेम में बात कर रहा है इंडिया और भारत की,
टेरिटरी में बात कर रहा है सारे के सारे जो हमारे स्टेट है उनकी, यूटी उनकी, या फिर जो कल को हम राज्य अपने में लेंगे उनकी। और यूनियन के बारे में बात कर रहा है कि यूनियन हमारा कैसा है, ऐसा यूनियन है जहां पे आप शामिल तो हो सकते हैं लेकिन बाहर जाना आपकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करेगा, आप हमेशा भारत के पार्ट रहेंगे। क्लियर है? तो ये है हमारा आर्टिकल फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आगे चले और देखें नेक्स्ट क्या है इसमें, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 कह रहा है एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अगर हिंदी में बोले तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। सबसे पहले समझिए क्या कहना चाह रहा है। नए राज्य, नए राज्य का मतलब क्या हो गया, न्यू स्टेट का मतलब क्या हो गया? न्यू स्टेट का मतलब ऐसा राज्य जो अभी तक हमारे पास नहीं है कि नहीं? नया राज्य का मतलब यही तो हुआ कि जो राज्य अभी तक हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं आता, हमारी सीमाओं के अंदर नहीं आता, हम ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं। ऐसे राज्य का क्या स्थापना या प्रवेश, यानी कि वो आ रहा है हमारे पास, तो इसकी भी सरकार को छूट होगी। क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है संसद विधि द्वारा किसी नए राज्य को संघ में शामिल कर सकती है या नया राज्य स्थापित कर सकती है, इसके लिए उपयुक्त शर्तें निर्धारित कर सकती है, यानी कि भारत सरकार को अनुमति होगी। जैसा हमने नेक्स्ट क्लास, जैसा हमने लास्ट में देखा था कि क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल 1 में भी इसका जिक्र था, एनी टेरिटरी दैट मे बी ऑक्युपाइड। कल को अगर भारत किसी नए राज्य क्षेत्र को अपने में स्थापित करता है तो उसकी भी छूट होगी। आर्टिकल 2 उसको और क्लियर कर रहा है कि कल को अगर किसी नए राज्य को हम अपने में लेना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि नेपाल है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, मोटे तौर पे हमारा कल्चर भी एक जैसा है, ठीक, रिश्तों की प्रगाढ़ता की तरफ जाने का प्रयास करें तो रोटी बेटी का संबंध भी हम में, कि हम में आपस में ट्रेड भी होता है और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। क्लियर है? ये बताता है कि हम में बहुत कल्चरल कॉम्बिनेशन है। अब कल को अगर नेपाल बोले कि यार तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा, हम भी तुम्हारे पास आ रहे हैं और अब हमको अपने आप में मिला लो, तो क्या भारतीय सरकार ऐसा कर सकती है? हाँ, भारतीय सरकार ऐसा कर सकती है। भारतीय सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको अनुमति देता है एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। भारत सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वो क्या करे, वो किसी नए राज्य को अपने में शामिल करे। क्या भारत ने कभी ऐसा किया है? किया है। कब किया है? एक घटना तो बड़ी ताजा ताजा है, 1975 में ये घटना हुई। क्या हुआ था? एक स्टेट है आज हमारे पास, सिक्किम। क्लियर है? अक्सर हमारे जो दोस्त हैं वो उसे नॉर्थ ईस्ट के साथ ही कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट अलग है, 7 सिस्टर्स अलग है और एक उनका भाई अलग है, सिक्किम 8वां। तो सिक्किम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंस पा रहा है, उस समय सिक्किम भारत का पार्ट नहीं है। क्लियर है? सिक्किम भारत का एक पड़ोसी देश है, जैसा कि नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, एक सीरीज में अगर हम जाएंगे तो। और यहाँ पे भी क्या है, मोनार्क है। जैसे नेपाल में मोनार्क थे, राजतंत्र था, सिक्किम में मोनार्क था, राजतंत्र था, और भूटान में आज भी जिस तरीके से राजतंत्र है। क्लियर है? वैसे सिक्किम में बोला भैया राजतंत्र था और चोग्याल यहाँ पे राजा हुआ करते थे, राजा चोग्याल। चोग्याल राजवंश का यहाँ पे शासन था। 47 आते ही, क्योंकि एक तरफ से चीन लगातार तिब्बत के इलाके को कैप्चर करता चला जा रहा था कम्युनिस्ट क्रांति के अंदर, और ऐसी सिचुएशन में सिक्किम जैसे छोटे स्टेट एक डर के भाव में थे, और ऐसे में उन्होंने भारत को अपना कस्टोडियन मान लिया कि आप हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लें, कि आज से हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी, हम आपके प्रति समर्पित भाव से रहेंगे, लेकिन हम अपना राज्य खुद चलाएंगे, हमारी संचार की व्यवस्था आप देखना, हमारे विदेशी संबंध आप देखना, और हमारी सुरक्षा आप देखना। ये 3 चीजें भारत के पास आ गई सिक्किम के मामले में, और बाकी हम अपना शासन जैसे चलाते हैं वैसे चलाएंगे। ये चलता रहा। ठीक, टाइम आगे बढ़ा, 47 से व्यवस्था बनी रही। ठीक, देखते देखते 1970 आ गया। 70s आते आते क्या दिक्कत आने लगी? दिक्कत ये आने लगी कि आपके बगल में एक डेमोक्रेसी कंट्री है, आपके यहाँ राजतंत्र है, आपके यहाँ राजा अपनी धौंस चला रहा है, बगल में एक ऐसा नेता बैठा हुआ है जो अपने आप को प्रधान सेवक कह रहा है, प्रथम सेवक कह रहा है, जो जनता के बीच में जिसको डर है कि मुझे बार बार जीत करके आना है। और ऐसे में सिक्किम की जनता बार बार देख रही है, देखो पड़ोसी का आदमी कितना अच्छा है कि नहीं? वो बार बार महसूस कर रही है कि देखो पड़ोस वाला तो बहुत अच्छा है, तुम तो कुछ करके नहीं देते हो। होता है ना घरों में अक्सर, अगर आप थोड़ा कम सक्षम व्यक्ति हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के पड़ोस में आपका घर है जो कि संभवतः आर्थिक क्षमताओं में आपसे अधिक सशक्त है, तो आपके घर पे हो सकता है कि बरसात ज्यादा बरसे, किचन से भी और ऊपर से भी,
तो ऐसे में आपकी हो सकता है कि वाइफ, आपकी पार्टनर आपसे बार बार बोले कि देखो वो तो कितने अच्छे हैं, वो तो कितने अच्छे हैं, वो तो कितने अच्छे हैं। यही सिक्किम के साथ भी होने लगा। सिक्किम की जनता डेमोक्रेसी की तरफ लालायित होने लग गई और ऐसे में लगातार डेमोक्रेसी के लिए वहां पे संघर्ष बढ़ने लगा। फाइनली आया 1975 का साल और 1975 में भारतीय सरकार ने वहां पर जनमत की घोषणा करवा दी और ऐसे में बोला भैया, भारत सरकार वहां पे पहुंची, जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह में 97% पॉपुलेशन ने कहा कि अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, हमें भारत में मिला दिया जाए। और 1975 में 22वें राज्य के तौर पर, भारत के 22वें राज्य के तौर पर सिक्किम की स्थापना कर दी गई। कैसे कर दी गई? ये तो सिक्किम की तरफ का हुआ। भारत में क्या हुआ? भारत में आर्टिकल 2 के तहत ये भारत सरकार के पास शक्ति थी कि वे चाहें तो किसी नए राज्य को मिला सकते थे और इसी आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का भारत सरकार का अधिकार, ये कहता है आर्टिकल 2। चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? आर्टिकल 3 कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स और एग्जिस्टिंग स्टेट्स। नए राज्यों की रचना और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन। कुछ लोगों को लग सकता है आर्टिकल 2 और 3 लगभग लगभग एक जैसी बातें कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं। आर्टिकल 2 जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि एक ऐसे राज्य को अपने में मिलाना जो कि कल तक हमारा हिस्सा नहीं था, पूरा नया राज्य है, उसको मिलाना। आर्टिकल 3 किस बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 3 कह रहा है कि हम नया राज्य बना रहे हैं लेकिन अपने एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर से बना रहे हैं। कैसे? जैसे सिक्किम का भारत में आना आर्टिकल 2 के तहत है, लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का अलग होना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का अलग होना, महाराष्ट्र से गुजरात का अलग होना, या फिर हिमाचल प्रदेश का पंजाब के हरियाणा के इलाके से अलग होना, ये बात कर रहा है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कह रहा है अपने जो हमारे पुराने स्टेट्स हैं उनमें बोला भैया क्या करना, नामों को बदलना, सीमाओं को बदलना, ये सब करने का अधिकार आर्टिकल 3 के पास होगा। आर्टिकल 3 में भारतीय सरकार के पास होगा कि वे संसद की मदद से क्या कर सकती हैं, अपने जो एग्जिस्टिंग स्टेट है इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती हैं, 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को मिलाकर के 2 राज्यों में बांट सकती है, या फिर किसी राज्य को, अभी हमने जैसे लेटेस्ट एग्जांपल में देखा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक राज्य था उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। क्लियर है? ठीक, गोवा एक जो यूनियन टेरिटरी था उसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ये सारी पावर्स कहां से मिलती है? आर्टिकल 3 में मिलती है। आर्टिकल 3 में क्या क्या पावर है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, यानी कि किसी राज्य के क्षेत्र को विभाजित कर या 2 या अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण करना। जैसा भी हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग बना दिया, तो ये पावर कहां आती है? आर्टिकल 3 के अंदर आती है। एक तो हो गया क्या कि किसी राज्य से मिलाकर के बनाना। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की सीमाओं को बढ़ा देना, क्षेत्र को बढ़ा देना। कैसे? जैसे सपोज करें कि आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसमें कह दिया जाए कि अब से तो इसके बगल का बिहार भी इसी में मिला दिया जाएगा और बिहार और उत्तर प्रदेश को मिला करके एक ही राज्य बना दिया जाएगा। वैसे बहुत गलत आइडिया है, बहुत खराब आइडिया है, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन मान करके चलते हैं। कभी अगर सरकार ऐसा करे तो उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें संभवतः बिहार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। तो ये करने की भी ताकत तो है ही, नहीं कर रहे हैं वो एक अलग प्रश्न है सरकार का, लेकिन ये ताकत भी यहां से आ जाती है। तीसरा क्या है? डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य को क्षेत्र को घटा देना, घटाने की भी ताकत है। बोला क्लियर? जैसे घटाई दिया ना, उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड को अलग किया, बिहार से जब झारखंड को अलग किया, तो जो उत्तर प्रदेश और बिहार इनके एरिया कमी तो हुए, तो ये करने का अधिकार भी आपके पास में है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी सीमाओं में, क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाना घटाना। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश की सीमाएं पहले बड़ी होंगी जब तक उत्तराखंड भी उसका पार्ट था, लेकिन अब छोटी हो गई होंगी, तो ये बढ़ाने घटाने का अधिकार भी किसके पास है? ये बढ़ाने और घटाने का अधिकार भी है सरकार के पास। क्लियर है? अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नाम बदलने का अधिकार भी है बोला सरकार के पास। नाम में परिवर्तन भी कर सकती है सरकार। कैसे नाम में परिवर्तन कर सकती है? हम उत्तराखंड की ही बात करें, जिस समय राज्य गठन हो रहा है 9 नवंबर 2000 को, उस दिन राज्य का नाम रखा जा रहा है उत्तरांचल, और 1 जनवरी 2007 से कह दिया गया आज से नाम होगा उत्तराखंड। कैसे? किसने किया? किसके पास है पावर? भारत सरकार ने की। कहां से आई ये पावर? आर्टिकल 3 से आई ये पावर कि नाम भी बदल सकते हैं।
जैसे पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी हो गया, ये नाम बदलने की ताकतें भी कहाँ है, आर्टिकल 3 ही इसके लिए सरकार को ऑथोराइज करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार को ऑथोराइज करता है, सरकार को ऑथोराइज करता है, किस सरकार को ऑथोराइज करता है, किसके पास है ये पावर। हम जानते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है इसमें हमारे पास दो सरकारें होती हैं, एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, ये यूनियन गवर्नमेंट वही है जिसे आप कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कह देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, वैसे ऑफिशियली इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट ही कह देते हैं, क्लियर है, कहने वाले तो मोदी गवर्नमेंट भी कह देते हैं, मोदी सरकार, तो ये वही मोदी सरकार, केंद्रीय सरकार, या फिर संवैधानिक भाषा में कहा जाए तो संघीय सरकार है। और दूसरी हमारे पास है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन है, तो राज्यों की सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार, ठीक, बिहार की सरकार, झारखंड की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, ये वाली सरकार। तो जब हम कह रहे हैं कि किसी राज्य के, किसी सरकार के पास ये ताकत होगी कि वो क्या कर सकती है, नामों में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, तो हम किस सरकार की बात कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास ये ताकत है कि वो अपने अंदर में से 2 और टुकड़े अलग कर दे कि जाओ ले जाओ बुंदेलखंड भी, जो बहुत पुरानी मांग है कि बुंदेलखंड भी अलग होना चाहिए, क्या ताकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। या फिर भारत सरकार ही कह सकती है कि उत्तर प्रदेश तुमको अपने भीतर से एक और टुकड़ा निकालना पड़ेगा जिसका नाम बुंदेलखंड होगा। ये भी तो एक प्रश्न है, ये ताकत है किसकी। ये ताकत हमें तब समझ में आएगी जब हम समझेंगे कि प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है इसको करने का। तो प्रोसीजर की तरफ अगर हम चलें तो प्रोसीजर क्या है इसको समझते हैं। जब कभी आर्टिकल 3 के तहत किसी नए राज्य की सीमाओं में, नामों में, या फिर किसी नए राज्य के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है तो उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया भारतीय संविधान में दी गई है। भारतीय संविधान में लिखा गया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की मर्जी के बिना नहीं लाया जाएगा। तो सबसे पहले जब कभी इस तरीके का कोई राज्य बनाना हो तो सबसे पहले अनुमति के लिए प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास वो प्रस्ताव चला गया, प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे फौरन इस पे, जैसे प्रेसिडेंट के पास ये प्रस्ताव आया है, प्रेसिडेंट साहब फौरन इस प्रस्ताव को स्टेट की असेंबली में भेज देंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेंगे। जैसे उत्तराखंड का हम एग्जांपल मान करके चलते हैं, तो उत्तराखंड, जब उत्तर प्रदेश एक संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश, उसके भीतर बोला भैया फौरन जैसे ही कहा गया कि एक नया राज्य बनाना चाह रहे हैं, जब 2000 में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव चला गया। राष्ट्रपति ने फौरन उस प्रस्ताव को कहां भेज दिया, यूपी की विधानसभा में भेज दिया कि यूपी की विधानसभा, हम आपको बता रहे हैं कि एक प्रस्ताव हमारे पास आया कि आपके भीतर से एक टुकड़ा उत्तरांचल, जो भविष्य में जाकर उत्तराखंड बन सकता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, आपसे अलग करेंगे, आपका इस पर क्या मानना है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी, अपने यहाँ इस बिल को, ये तो इस प्रस्ताव को तो पास करेगी तो फेल करेगी, ठीक, मैक्सिमम मामलों में फेल ही करेगी। पास क्यों करेगी क्योंकि सरकार कोई भी क्यों चाहेगी कि मेरा इलाका छोटा हो जाए। आज नरेंद्र मोदी पूरे भारत के प्रधानमंत्री, कल को उनको बोला जाए कि तुम आज से सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री, उनको ही पसंद नहीं आएगा, ठीक। तो हो सकता है वो पास करे या फेल करे, सब तो सपोज करो उसने फेल कर दिया या फिर उसने पास कर दिया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये मामला आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, ये संसद की शक्ति है, क्लियर है। और संसद में इसके पास वोटिंग होगी, लोकसभा और राज्यसभा में इसमें वोटिंग की जाएगी और साधारण बहुमत से, यानी कि आधे से एक ज्यादा वोट अगर लोकसभा में मिल जाता तो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो है उसमें से आधे से अगर एक ज्यादा मिल गया तो वहां पास हो गया, और उसके बाद धूमधाम से बोला भैया ये स्टेट फॉर्म हो जाएगा। यही प्रक्रिया है, इतनी सी ही प्रक्रिया, क्लियर है। राष्ट्रपति की वैसे पूर्व अनुमति है ही, क्लियर है तो इसमें अगर हम जोड़ भी दें कि जब पार्लियामेंट की बात करें कि प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और संसद में राष्ट्रपति से पारित होने के बाद ये कानून बन जाएगा। तो मोटे तौर पे देखें तो आर्टिकल 3 में अगर हमको इस सिचुएशन को देखें तो शक्ति किसके पास है, ये शक्ति है भारतीय संसद के पास, यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है, भारतीय संसद के पास है। क्या इसमें राज्य सरकार या राज्य विधानसभा का भी कोई रोल होता है? होता है। कितना रोल होता है कि एक बारी उसकी राय मांग ली जाएगी, क्लियर है, राय समझते हैं, लिया लिया नहीं लिया नहीं लिया, माना माना नहीं माना नहीं माना, क्लियर है। लेकिन एक बार आपकी राय ली जा रही है कि क्या किया जाए, आपने कहा बोला बना दो, ठीक है, आपने कहा मत बनाओ, ठीक है, कोई मतलब नहीं, सुन लिया आपकी बात को। अब क्या करेगी, संसद ही इस पे काम करेगी। और संसद किस तरीके से काम करेगी, तो संसद इसमें लोकसभा राज्यसभा से पास कराएगी। अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है तो राज्य बनेगा, या फिर जो चेंजेस हम प्रस्ताव में चाह रहे हैं वो होंगे, और अगर नहीं चाहता है तो नहीं बनेगा। यह है प्रक्रिया अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है कि कभी अगर हम अपने स्थापित राज्यों की सीमाओं में, उनके नामों में, उनके क्षेत्र में
कोई परिवर्तन कर रहे हैं या किसी नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होगी जो संसद के द्वारा पारित की जाएगी, जिसमें राज्य की सलाह भी ली जाएगी। क्लियर है? ये था आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसके बाद आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? देखिए, हमारा जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें टोटल 4 आर्टिकल है कायदे से। 1, 2, 3 और 4 आर्टिकल। एक किस बारे में बात कर रहा है? एक कह रहा है कि यूनियन कौन होगा, कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा, उसकी टेरिटरी कहां तक। दूसरा कह रहा है क्या, आर्टिकल 2 कह रहा है कि कल को अगर किसी नए राज्य का भारत में प्रवेश करवाना है तो सरकार को ये अनुमति होगी कि भारतीय संविधान के तहत संसद के नियम बना करके उसको अपना भारत का हिस्सा बनवा सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है कि कभी किसी अपने एग्जिस्टिंग स्टेट्स में अगर आपको सीमाओं में नामों में परिवर्तन करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। अब बारी आती है अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 अपने आप में कोई सेपरेट नहीं है। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड for the amendment for the first schedule and the fourth schedule supplemental incidental constitutional matters। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 या 3 में जो बातें लिखी गई हैं वो उनको पारित कराने के लिए अगर किसी नियम का उपयोग किया जाता है तो उनको बोला भैया अपने आप में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कहीं लिखा हुआ भी है, नो सच लॉ एज shall be deemed to be the amendment of the constitution। ऐसे कोई भी चेंज को हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मानेंगे। यानी कि ये अपने आप में आर्टिकल 4 कोई नई बात नहीं कह रहा है, उन्हीं के पूरक की बात कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत अगर आर्टिकल 2 या 3 में बोला भैया क्या किया जा रहा है, कल को कोई चेंज करके बोला भैया राज्यों का निर्माण किया जा रहा है तो उसको अपने आप में संविधान संशोधन के तौर पर ना देखा जाए बल्कि उसको क्या देखा जाए, एक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन और उसकी टेरिटरी की बात करता है और उस क्षेत्र के किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए इस संबंध में अपनी बात को रखता है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अपनी अगली सेशन में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 5 to 11 के बारे में जो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ट्राइपॉड एकेडमी से जुड़े रहे ताकि हम आपके पॉलिटी सीरीज के अंदर जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी डाउट्स हो सकते हैं उनको क्लियर कर सके। थैंक यू वेरी मच।